नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे विद्यार्थी मूल्यांकन को लेकर, स्टूडेंट इवैल्यूएशन को लेकर हम लोग बात करेंगे। देखिए, जब विद्यार्थी मूल्यांकन की बात आती है तो इसको हम दो भागों में वर्गीकृत करके पढ़ लेते हैं, जिसमें एक हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की और एक बात हम करते हैं क्वालिटेटिव की। यदि हम हिंदी में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं परिमाणात्मक मूल्यांकन, और इधर हम क्वांटिटेटिव को लिख सकते हैं गुणात्मक मूल्यांकन। बात समझ पाए? यानी क्वालिटेटिव, और जब हम परिमाणात्मक की बात करेंगे तो हम कह देंगे क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, इसके भी आगे तीन भाग हैं, इसको भी आगे तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक एक करके हम बात कर लेंगे। एक है मौखिक परीक्षा, एक है लिखित परीक्षा, और एक है प्रायोगिक परीक्षा। एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम मौखिक परीक्षा की बात करते हैं तो मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है कि विद्यार्थी के ज्ञान का परीक्षण करना, कि विद्यार्थी को जो उद्देश्य थे विद्यार्थी के, उन उद्देश्यों की पूर्ति किस स्तर तक। जैसे हम कक्षा में देखते हैं कि कक्षा में शिक्षक आते हैं तो वो विद्यार्थियों से प्रश्न कर लेते हैं। तो प्रश्न करने से क्या पता चलता है कि विद्यार्थी कक्षा में सक्रिय हैं या नहीं। जैसे मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि एक तो मूल्यांकन की बात जब आती है तो मूल्यांकन केवल विद्यार्थियों का नहीं होता, शिक्षक का भी होता है। ये बात मैंने हमेशा कही आपसे। दूसरी बात, एक मैं अक्सर कक्षा में ये कहता हूं कि मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता कि एक निश्चित समयावधि के बाद ही शिक्षक विद्यार्थियों का परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो हमेशा चलता रहता है। जब कक्षा में शिक्षक अपने पढ़ाई गई बिंदु से या पाठ्यक्रम से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो भी तो एक प्रकार का मूल्यांकन ही हो रहा है। उससे भी तो ये पता चल रहा है कि कक्षा की प्रगति कैसी है, या विद्यार्थियों का जो ज्ञान है उसमें विकास हुआ है, उसकी वृद्धि हुई है या नहीं। बात समझ पाए? यानी कि जब हम मौखिक परीक्षा के बारे में कहेंगे तो इसके बारे में जान लेंगे कि इस परीक्षा का उद्देश्य क्या है, कि विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की जांच करना। साथ ही साथ क्या पता चल जाएगा? विद्यार्थी की अभिव्यक्ति, कि विद्यार्थी अपने ज्ञान को अभिव्यक्त कैसे कर पाता है। विद्यार्थी की क्रियाशीलता की भी जांच हो जाती है। बात समझ पाए? आप यदि देखें, जब हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, ऋषि मुनि समय की बात हम करते हैं, प्राचीन समय की शिक्षा में हम बात करते हैं, तो मौखिक शिक्षा ही तो विद्यार्थियों को दी जाती थी। गुरु या ऋषि मुनि क्या करते थे? वो मौखिक शिक्षा के माध्यम से ही अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे, और मौखिक परीक्षा के माध्यम से ही उनके ज्ञान की वृद्धि का मूल्यांकन करते थे कि उनको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, या उनके ज्ञान में वृद्धि किस स्तर तक, किस सीमा तक हुई है। बात समझ पाए? जैसे हम वर्तमान में आज हम देखते हैं जो साक्षात्कार है, वर्तमान समय में साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू क्या है, एक मौखिक परीक्षा ही तो है। बात समझ पाए? यानी कि मौखिक परीक्षा का हम एक यदि वर्तमान के समय में अब एक उदाहरण देखना चाहें तो वो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। ठीक है, यानी कि जब हम परिमाणात्मक मूल्यांकन में मौखिक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन करने की बात करते हैं तो मौखिक परीक्षा से क्या पता चलता है कि विद्यार्थी का पहले से ज्ञान कितना है, उसका पूर्व ज्ञान कितना है, इस बात की जांच हो जाती है। दूसरी बात, विद्यार्थी की अभिव्यक्ति और विद्यार्थी की क्रियाशीलता की भी जांच हो जाती है। यदि औपचारिक रूप से आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले सर्वप्रथम औपचारिक रूप से मौखिक परीक्षा का प्रयोग किसने किया था, तो एक व्यक्ति थे ग्लेडाइड्स। ग्लेडाइड्स एक व्यक्ति वो थे जिन्होंने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से मौखिक परीक्षा का उपयोग किया था, प्रयोग किया था। बात समझ पाए? यहां तक की बात करते हैं लिखित परीक्षा को लेकर। तो लिखित परीक्षा क्या है? यदि हम अब मूल्यांकन के अनुसार बात करें तो आधुनिक समय में इस लिखित परीक्षा जो है वो परिमाणात्मक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि लिखित परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान को जांचा जाता है, साथ साथ विद्यार्थियों के अनुभव को जांचा जाता है। यानी कि विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा जो पाठ्यक्रम कराया गया, जो विषय वस्तु पढ़ाई गई विद्यार्थियों को, उससे संबंधित एक मूल्यांकन पत्र का निर्माण किया जाएगा।
यानी कि एक प्रश्न पत्र बनाया जाएगा जो उस पाठ्यक्रम पर जो शिक्षक ने पढ़ाया है उस विषय वस्तु पर आधारित होगा। उसके माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है इस बात का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों से निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, विद्यार्थियों से अति लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को विद्यार्थी इन प्रश्नों का जवाब देगा, जिससे शिक्षक को यह अनुमान लग जाएगा, शिक्षक इस बात का पता कर पाएंगे कि कक्षा की प्रगति कैसी है या जो शिक्षण के उद्देश्य थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, किस स्तर तक हुई है। बिंदु स्पष्ट हुआ। जब हम प्रायोगिक परीक्षा की बात करते हैं तो प्रायोगिक परीक्षा में आप सहज ही समझ पाएंगे कि विद्यार्थी जब प्रयोग के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, यानी कि यदि आपसे कहा जाए कि प्रायोगिक परीक्षा किसको कहा जाता है तो आप सरल एक वाक्य का प्रयोग करते हुए क्या कह देंगे कि प्रायोगिक परीक्षा उस परीक्षा को कहते हैं जिसमें प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर दिए जाते हैं। बात समझ पाए? जैसे हम कहेंगे विज्ञान के क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं, विज्ञान विषय के, उनके जो प्रायोगिक परीक्षा होती है, या भूगोल विषय के विद्यार्थी जो होते हैं, या हम कहें कि जो गृह विज्ञान विषय के विद्यार्थी होते हैं, वो बात समझ पाए? यानी कि प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की विषय संबंधी रुचि कितनी है, विद्यार्थियों को विषय संबंधी ज्ञान कितना है, इन सब बातों का पता चल जाता है, मूल्यांकन हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक में? क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ये बात आएगी तो 3 बिंदु ध्यान रखने हैं, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। जब बात आती है गुणात्मक मूल्यांकन को लेकर, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन को लेकर, तो इसको हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के गुणात्मक मूल्यांकन के लिए इसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला क्या है? एक जांच सूची। क्या है सबसे पहला? जांच सूची। जांच सूची, अब ये 3 अलग कर देने हैं, बात समझ पाए? ये 3 अलग कर देने हैं। इसके अलावा जब हम विद्यार्थियों के मूल्यांकन की बात करते हैं, गुणात्मक मूल्यांकन की, तो विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाने वाली ये दूसरी विधि है। बिंदु स्पष्ट है? इस विधि को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला क्या है? जांच सूची। जांच सूची का मतलब क्या हुआ? एक, जैसे आप समझ पाएंगे, एक सूची का निर्माण किया जाएगा। उस सूची का निर्माण करने के बाद में क्या होगा कि विद्यार्थियों के व्यावहारिक और ज्ञानात्मक पक्ष के अलावा भी जो अन्य बिंदु हैं उन बिंदुओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे हम बात करें भावात्मक पक्ष को लेकर, बात समझ पाए? जैसे जो हमने कहा कि विद्यार्थी के व्यावहारिक ज्ञान कितना है, ज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है, इनको अतिरिक्त, इन पक्षों के अतिरिक्त भी जिन बिंदुओं का मूल्यांकन करना होता है उन बिंदुओं को, उन पक्षों को शामिल कर लिया जाता है जांच सूची में। जैसे विद्यार्थी की अभिरुचियों को लेकर बात हो जाए, विद्यार्थी की अभिवृत्तियों को लेकर बात हो जाए, या जैसे हमने कहा भावात्मक पक्ष को लेकर मूल्यांकन करना हो, ठीक है, तो वो सूची का निर्माण किया जाएगा। उस सूची के अनुसार विद्यार्थी का मूल्यांकन कर लिया जाएगा। गुणात्मक मूल्यांकन में पहला बिंदु जांच सूची। दूसरा बिंदु होता है क्रम निर्धारण मापनी, या इसको आप और सरल शब्दों में कह सकते हैं रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल यानी कि विद्यार्थियों को जब हम कहते हैं क्रम निर्धारण मापनी, यानी कि एक क्रम निर्धारित किया जाएगा, तो विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार जब गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करना होता है विद्यार्थियों के बारे में, जब विद्यार्थियों के बारे में गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करना होता है, ये शब्द पर ध्यान देना है आपको, तब क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जितने पक्ष होंगे उन पक्षों को रख लिया जाएगा और एक क्रम निर्धारण मापनी के अनुसार उसमें विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें भी भिन्न भिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है। बिंदु स्पष्ट हुआ? यहां तक का कोई समस्या नहीं इसको समझने में? ये बात हो गई। चलिए अब इसके यदि प्रयोग की बात आएगी, रेटिंग स्केल के यदि प्रयोग की बात आएगी, तो इसका प्रयोग किस कक्षा के विद्यार्थी के लिए किया जाएगा? तो अब स्वाभाविक है, जब उसमें विद्यार्थी के भिन्न भिन्न पक्षों को शामिल किया जा रहा है, तो इसका प्रयोग सामान्य रूप से उच्च कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए किया जाता है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? एक तीसरी होता है अवलोकन, या हम कहें ऑब्जर्वेशन अवलोकन, यानी कि विद्यार्थी के हर पक्ष का बारीकी से अवलोकन किया जाता है और उस ऑब्जर्वेशन के, उस अवलोकन के आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं?
ये हम ये देखें तो एक तरीके से एक पाश्चात्य अवधारणा है। ठीक है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि भारत में छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक हम इस तरीके का एक ऑब्जर्वेशन लिस्ट बनाएं और उसके अनुसार हम उसके पेरेंट्स को, छोटे बच्चे के पेरेंट्स को ये बताएं कि आपका बच्चा एग्रेसिव अधिक है या आपका बच्चा अकेला रहता है, दूसरों के साथ नहीं रहता है, इसका बिहेवियर अच्छा है या खराब है। ये हमारे यहाँ सामान्य रूप से आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। बात समझ पाए? कहीं कहीं हो सकता है कहीं देखने को मिल भी जाए, लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन या अवलोकन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति या समूह की यदि हम बात कर लें तो उसके जो कुछ निश्चित व्यवहार होते हैं, जैसे निश्चित व्यवहार क्या हो गए एक विद्यार्थी के, कि विद्यार्थी के अंदर वो सभी विद्यार्थियों के साथ में मिलकर पढ़ सकता है या नहीं, या जो एक सहभागिता की बात आती है कि वो कक्षागत जो गतिविधियां हैं उनमें सक्रिय भागीदार के रूप में शामिल होता है या नहीं, या उसमें चीजें साझा करने की समझ है या नहीं। बात समझ पाए? या वो एग्रेसिव अधिक रहता है। बात समझ पाए? तो ऐसे कुछ व्यवहारों को लेकर एक ऑब्जर्व किया जाता है विद्यार्थी को, उसके जो निश्चित व्यवहार होते हैं वो उपस्थित है या उपस्थित नहीं है। इन व्यवहारों को, इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को दर्ज करना ही अवलोकन विधि में आता है। बिंदु स्पष्ट हुआ? अब जब हमने कहा कि छोटी कक्षा, तो यानी कि सहज एक बात क्या मन में आ जाएगी कि अवलोकन विधि का प्रयोग प्राय छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? चलिए अगला बिंदु है घटनाव्रत, इवेंट्स की यदि हम बात कर ले। घटनाव्रत, इवेंट्स, यानी कि इसको ही एक विद्यार्थी के बारे में जब गुणात्मक मूल्यांकन की बात आती है तो इसको विद्यार्थी संबंधित रियल रिकॉर्ड कहा जाता है, कि ये विद्यार्थी से संबंधित वास्तविक रिकॉर्ड हैं। इवेंट्स की यदि बात आ जाएगी, घटनाव्रत की यदि बात आ जाएगी, तो इसमें क्या होगा कि विद्यार्थी के जीवन की जो सार्थक घटनाएं हैं उनका वर्णन और विवरण प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी के जीवन की सार्थक घटनाओं का वर्णन या विवरण प्रस्तुत करना किसमें आता है? घटनाव्रत में आता है। बिंदु स्पष्ट है? इसलिए इसे विद्यार्थी से संबंधित वास्तविक रिकॉर्ड भी कहा जाता है। बिंदु स्पष्ट होगा एकदम सहजता के साथ में। अंतिम बिंदु इसमें आता है व्यक्ति अध्ययन। व्यक्ति अध्ययन यानी कि इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, या कोई समुदाय भी हो सकता है। उस समुदाय का हम ये कहें सर्वांगीण अध्ययन या पूरी तरीके से समग्र रूप से अध्ययन करना, विश्लेषण करना किसमें आता है? व्यक्ति अध्ययन में आता है। यानी कि इस अध्ययन में जो शिक्षक होंगे, शिक्षक की भूमिका क्या होगी? शिक्षक की भूमिका होती है कि वो विद्यार्थियों को समस्या से परिचित कराए, विद्यार्थियों को समस्या से परिचित कराए। अब जब विद्यार्थियों को समस्या से परिचित कराएंगे शिक्षक, उनकी भूमिका यह होगी, तो इसके अंतर्गत कितने बिंदु शामिल होंगे? तो सहज ही हम कहेंगे जब विद्यार्थी किसी समस्या से परिचित होंगे तो इसमें क्या होगा, यानी कि मूल्यांकन का उपचार एवं निदान दोनों बिंदु शामिल होंगे, कि उसको डायग्नोस करना वो भी चीजें शामिल होंगी, उसका उपचार करना दोनों चीजें शामिल होंगी, थेराप्यूटिक भी डायग्नोस्टिक भी दोनों बिंदु शामिल हो जाएंगे। तो मूल्यांकन का उपचार और निदान दोनों प्रक्रियाएं शामिल होंगी। फिर समस्या के कारण ज्ञात करना, जब हमने कहा कि शिक्षक की भूमिका क्या है, विद्यार्थी को समस्या से परिचित कराना है, तो यानी कि व्यक्ति अध्ययन में क्या होगा? समस्याओं के कारण को ज्ञात करना शामिल होगा। बात समझ पा रहे? समस्याओं के कारण को ज्ञात करना शामिल होगा, उनको दूर करना भी इसमें शामिल होगा। बिंदु स्पष्ट हुआ? एक बात हम क्या कह सकते हैं कि अब कक्षा के स्तर पर यदि बात करेंगे तो छोटी कक्षा के विद्यार्थियों पर इस मूल्यांकन विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? उनको किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी समुदाय से संबंधित सर्वांगीण अध्ययन और विश्लेषण इसमें शामिल होता है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो जब हम गुणात्मक मूल्यांकन की बात करेंगे, जब हम क्वालिटेटिव एवल्यूएशन की बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा? एक जांच सूची का निर्माण किया जाएगा, रेटिंग स्केल या आप कह सकते हैं इसको क्रम निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाएगा, अवलोकन, घटनाव्रत और व्यक्ति अध्ययन। जब हम परिमाणात्मक मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे, जब हम क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, तो ये क्या है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा।
भारत में प्राय आपको ये देखने को मिलता है। हिंदू स्पष्ट हुआ यहाँ तक का? यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी को? तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थी मूल्यांकन को लेकर आपको कुछ बिंदु सहजता के साथ में स्पष्ट हुए होंगे। हमारी परीक्षा में यदि यहाँ से प्रश्न बनता है तो सामान्यतः यहीं से प्रश्न बनता है, सामान्यतः। बात समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक की? तो विद्यार्थी मूल्यांकन को लेकर कुछ समझ बूझ का विकास हुआ होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।